हेलो फ्रेंड्स, तो आप सब कैसे हैं? होप है कि आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। मैं हूं सरोज नायक, मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स पूल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज के जो हमारा वीडियो है वो है डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में। जी क्या? डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में आज हमारा जो टॉपिक है। तो आज मैं आपको डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। हम उसके 5 पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे डॉपलर्स इफेक्ट के बारे में। ये वो 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट इंट्रोडक्शन, सेकेंड है डेफिनेशन, थर्ड है केसेस एंड कंडीशन, फोर्थ है नोट्स, फिफ्थ है एग्जांपल्स। दोस्तों आज हम इन 5 पॉइंट्स के ऊपर डॉपलर्स इफेक्ट के ऊपर जब डिस्कशन करेंगे, ठीक है। काफ़ी कोई बात नहीं है कि बड़ा दिख रहा है, लेकिन कोई ज़्यादा टफ नहीं है, काफ़ी इजी है वो सब जो टॉपिक है डॉपलर्स इफेक्ट का। अभी फर्स्ट हम जो अब बात करेंगे, हमारा फर्स्ट पॉइंट इंट्रोडक्शन, डॉपलर्स इफेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो हम आ जाते हैं डॉपलर्स इफेक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में। तो दोस्तों डॉपलर्स इफेक्ट को जो है 1842 में फाउंड किया गया था, मतलब इसके बारे में बताया गया था लोगों को, और डॉपलर ने खुद बताया था इसको। ये किसी एक साइंटिस्ट का नाम है डॉपलर, उनके नाम पर ये इस इफेक्ट का नाम दिया गया डॉपलर्स इफेक्ट। और अब बात की इंट्रोडक्शन, ये तो हमने किया कि किसने फाउंडर कौन थे। अब आप बात करते हैं कि ये होती क्या चीज़ है, ठीक है। जब हम बात किसी चीज़ की करते हैं तो अब ये सोचते हैं कि यार होती क्या यार, तो हम उसकी बात करते हैं कि चीज़ होती क्या, डॉपलर्स इफेक्ट क्या होती है रियल लाइफ में। तो हम इसे रियल लाइफ के एग्जांपल में लेते हैं। आप ही के एग्जांपल लूँगा, स्टूडेंट लाइफ, आप स्टूडेंट हैं, फ्रेंड के एग्जांपल ले लीजिए, आप खुद को इमेजिन कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आप रियल लाइफ इमेजिन कीजिएगा तो काफ़ी ईजी है। बस आपको रिकॉल करने की ज़रूरत है कि वो चीज़ हाँ हुई है मेरे साथ। तो आप खुद को यहाँ पर इमेजिन कर लीजिए, ठीक है। आप खुद को इमेजिन कर लिया और आपके दोस्त को इमेजिन कर लीजिए। कोई भी हो सकता है, आपका दोस्त कोई हो सकता है। बस आपने दोस्त को इमेजिन कर लिया, आपने खुद को इमेजिन कर लिया। आप आपका जो दोस्त है, आप वो सोच लीजिए कि वो आपको बहुत तेज आवाज़ से पुकार रहा है, आपको दूर खड़ा है आपसे और काफ़ी आप तेजी से आपको चिल्ला रहा है। तो आप क्या सोचेंगे, वो आपको आवाज़ कम सुनाई देगी। ये तो आपने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा रियल लाइफ में कि कोई चीज़ अगर दूर है और आपको आवाज़ दे रहा है, या फिर हम किसी व्हीकल को मान लेते हैं, जैसे कि हम खड़े हैं यहाँ पर और दूर से कोई गाड़ी आ रही है, उसने अपना हॉर्न ब्लॉक किया, तो हमको आवाज़ कम सुनाई देती है। पर जैसे जैसे वो पास आता है उसकी आवाज़ तेज हो जाती है, ठीक है, होती है ना। आपने ऑब्जर्व किया होगा ये कि पास आते जैसे जैसे वो पास आता जाता है, उसकी आवाज़ जो है, फ्रीक्वेंसी जो है उसकी बढ़ती जाती है। और जैसे जैसे वापस दूर जाएगा, पास आके दूर दूर, फिर वापस से उसकी आवाज़ फिर कम हो जाती है। और सब क्या ना, तो दोस्तों यही है डॉपलर्स इफेक्ट। मतलब फ्रीक्वेंसी, जब साउंड फ्रीक्वेंसीज में चेंजेस आते हैं, उसी को कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट, ठीक है। काफ़ी बढ़िया एग्जांपल था ना ये। तो था ये दोस्तों, ये था उसका इंट्रोडक्शन कि डॉपलर्स इफेक्ट क्या होता है। काफ़ी रियल लाइफ का अपना एग्जांपल लिया, क्योंकि दूसरे एग्जांपल आपको समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन ये काफ़ी अच्छा एग्जांपल था ये समझने के लिए, इसे समझाया मैंने आपको। तो अब इंट्रोडक्शन का टॉपिक हो गया कि इंट्रोडक्शन क्या होती है। यहाँ पर आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं डॉपलर्स इफेक्ट से, अपने रियल लाइफ में कि डॉपलर्स इफेक्ट क्या होती है, ठीक है। अब हमारा सेकंड पार्ट हम लोग आते हैं डेफिनेशन पर। क्या डेफिनेशन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेफिनेशन, क्योंकि आप लोग इसे एग्जाम में नोट डाउन भी करते हैं, तो एक डेफिनेशन पे आ जाते हैं हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल। क्योंकि डेफिनेशन काफ़ी लोगों को डिफिकल्ट लगता है डेफिनेशन, कि यार पढ़ना पड़ता है। तो कोई बात नहीं है, काफ़ी ईजी डेफिनेशन है। आपको बस एक साथ देखो, मैं बता रहा हूँ आपको याद करने का सिंपल स्टेप। एक बार मेरे साथ, मैं इसको रिपीट करूँगा इंग्लिश में, इसको पढ़ना है आपको। दूसरी बार मैं इसका हिंदी में ट्रांसलेशन करूँगा, आपको उसमें समझना है और खुद से रिपीट करना है। सिर्फ थर्ड बार में फिर से आपको इंग्लिश में एक बार खुद से उसको पूरा रीडिंग मारना है। फोर्थ बार में वापस से सेकंड स्टेप को फॉलो करना है। बस इतना सा आपको करना है और आपको ये काफ़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो आते हैं डेफिनेशन पर। द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड। हाँ दोस्तों, क्या? द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, ठीक है। ये 3 लाइन हम समझते हैं सबसे पहले कि क्या बोलना चाहता है इतना डेफिनेशन। फ्रीक्वेंसी में, साउंड की फ्रीक्वेंसी में जो चेंजेस होते हैं, काफ़ी लोगों को ये जो डॉपलर्स इफेक्ट पढ़ते हैं तो काफ़ी लोगों को ये जो है कंफ्यूजन हो जाता है कि साउंड की इंटेंसिटी बढ़ती है। मतलब अगर दूर है, हाँ तेजी से चिल्ला रहा है, मतलब कि धीरे चिल्ला रहा है, और पास है तो बहुत तेज चिल्ला रहा है। जबकि दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है। यही फर्स्ट जो है इसमें कंफ्यूजन, इसका डेफिनेशन पढ़ते ही लोगों को कंफ्यूजन होता है कि इसमें इंटेंसिटी बढ़ती है, कि ऐसा कुछ नहीं होता। फ्रीक्वेंसी साउंड की चेंज होती जाती है।
अब कैसे वो हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पर है कि साउंड की में जो फ्रीक्वेंसी होती है उसमें चेंजेस होता है, इंटेंसिटी में कभी भी चेंजेस नहीं होता, याद रखना। तो साउंड की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होते हैं, तो ये फर्स्ट लाइन तो ये मतलब था, द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर ऑफ द साउंड इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। और जो फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं उसका कारण क्या है, सोर्स मतलब साउंड का जो सोर्स है वो और लिसनर जो सुन रहा है उन दोनों के रिलेटिव मोशन से। मतलब रिलेटिव मोशन कुछ भी हो सकता है, तो एक मोशन में है दूसरा रेस्ट में है, दूसरा रेस्ट है तो पहला वाला जो है मोशन कर रहा है, फिर दोनों मोशन कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। उन दोनों के मोशन की वजह से जो साउंड फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं उन्हीं को दोस्तों कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। क्या? डॉपलर्स इफेक्ट। तो ये अब मैंने एक बार हिंदी में इंग्लिश में पढ़ लिया, दूसरी बार हिंदी में रिपीट कर दिया, एक बार फिर से इंग्लिश में बोल रहा हूँ। द चेंज दोहराई मेरे से था एक बार ठीक से उसको। द चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द सोर्स एंड द लिसनर ऑफ साउंड इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। मतलब कि इसमें जो साउंड की फ्रीक्वेंसी में चेंजेस होते हैं, लिसनर मतलब जो सुन रहा है वो, या फिर सोर्स ऑफ साउंड जो साउंड पैदा कर रहा है, उन दोनों के रिलेटिव मोशन की वजह से जो इफेक्ट, जो ये साउंड फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं, उसी इफेक्ट को कहते हैं डॉपलर्स इफेक्ट। काफी इजी था ना, याद हो गया? अगर आपको नहीं हुआ तो एक बार फिर से उसको रिपीट कीजिए, काफी इजी डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों यह तो हमारा था सेकंड पॉइंट, डेफिनेशन की बात मैंने की। अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड पॉइंट जो कि है केसेस एंड कंडीशन। दोस्तों आपने देखा होगा कि केसेस कंडीशन लगते हैं हर जगह पर, कि जैसे कि आपने अगर मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा कोई ग्रेविटेशन में, तो आपने देखा होगा जी की वैल्यू जो होती है सरफेस पे कुछ और होती है, हम ऊपर जाते हैं तो जी की वैल्यू में कम होती है, जी की वैल्यू जो होती है डिक्रीज हो जाती है उसकी ओरिजिनल वैल्यू से, नीचे जाते हैं तो भी यही इफेक्ट होता है। मतलब कि हर एक कंडीशन के हिसाब से उस वैल्यू में चेंजेस होते जाते हैं। तो इसमें इसी डॉपलर्स इफेक्ट में भी सेम टू सेम में कंडीशंस अप्लाई होते हैं। ठीक है, कंडीशन कैसे? इसके 3 कंडीशंस होते हैं। क्या? 3 कंडीशंस। आपको फर्स्ट कंडीशन एक एक करके बता रहा हूं मैं आपको कि कौन से कंडीशंस होते हैं। ठीक है, तो पहला कंडीशन होता है, काफी इजी है, याद टेंशन मत लीजिए, काफी इजी है। पहला जो है कंडीशन, पहला कंडीशन क्या है कि अगर लिसनर मोशन कर रहा है, या फिर मान लीजिए फर्स्ट स्टेप है ना, और फर्स्ट कंडीशन है तो लिसनर स्टेशनरी है। आप खुद को इमेजिन कर लीजिए, सिंपल सी बात है, इसे समझिए तो ज़्यादा इजीली समझ में आ जाएगा कि आप खुद को लिसनर मान लीजिए और आपकी जो फ्रेंड है उसको आप मान लीजिए क्या, सोर्स ऑफ साउंड। ठीक है, आपने खुद को मान लिया लिसनर, आपकी फ्रेंड को सोर्स ऑफ साउंड मान लिया। अब आप खुद को स्टेशनरी मतलब खुद को अपने प्लेस पर फिक्स मान लीजिए, और आपके जो दोस्त है मतलब आपका जो फ्रेंड है जो सोर्स ऑफ साउंड है उसको मोशन करने दीजिए। मतलब आप स्टेशनरी है जबकि वो रिलेटिव मोशन कर रहा है आपके रिस्पेक्ट में। मतलब हो सकता है या तो फिर दो, इसमें जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें भी 2 केसेस हैं। कैसे 2 केसेस? आप तो स्टेशनरी है, आप तो कुछ मतलब नहीं, आपका जो फ्रेंड है मतलब जो सोर्स ऑफ साउंड है, हो सकता है वो आपके पास आ रहा हो, मतलब हो सकता है ना कि आपके वो पास आ रहा हो, मीन्स when the listener is at stationary position and the source of sound is approaching towards the listener, this is the first case. इसका अपोजिट, जब जो सोर्स ऑफ साउंड है वो दूर जा रहा हो लिसनर से। ठीक है, मतलब आपका जब दोस्त आपसे दूर जा रहा हो, ये उसका सेकंड केस हो गया। मतलब when this listener is at stationary position and the source of sound is moving away from the listener, that is the second case of the Doppler's effect of when the listener is in stationary position and the source of sound is in relative motion। समझ में आ गया? फर्स्ट कंडीशन, ये दोनों केसेस समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन हमारा क्या है? सेकंड कंडीशन इसका बिल्कुल अपोजिट कर लीजिए। जब आप रिलेटिव मोशन कर रहे हैं, आपका फ्रेंड जो है स्टेशनरी पोजीशन पर है, मतलब वो रुका है, अब आप मोशन करेंगे, तो सेम टू सेम वही केसेस 2 होंगे। जब आप सोर्स ऑफ साउंड की तरफ जाएंगे और जब आप एक बार सेकंड केस में सोर्स ऑफ साउंड से दूर की ओर आएंगे। ठीक है, तब ये होगा आपका 2 चीज। ठीक है,
ये दोनों चीज हो गए, दो केसेस हो गए, सेकंड कंडीशन के दो केसेस हो गए। अब बात करते हैं थर्ड केस की। थर्ड केस में थोड़ा अलग होता है। इसमें क्या होता है, अब आप अभी तक दोनों कंडीशन थे, उसमें क्या हो रहा था कि या तो आप स्टेशनरी थे या तो आपका फ्रेंड स्टेशनरी था, मतलब लिसनर स्टेशनरी था या तो फिर सोर्स ऑफ साउंड स्टेशनरी था। पर इस कंडीशन में दोनों ही मोशन कर रहे हैं। क्या, दोनों ही रिलेटिव मोशन कर रहे हैं। लिसनर भी रिलेटिव मोशन कर रहा है और सोर्स ऑफ साउंड भी रिलेटिव मोशन कर रहा है। तो इसके लिए जो फर्स्ट केस है, इसमें बनते हैं 4 केसेस। याद रखना, थर्ड कंडीशन बनते हैं 4 केसेस। तो फर्स्ट केस ये है कि जब ये इस तरीके से मान लीजिए कि ये है आप, मतलब आप लिसनर है और ये सोर्स ऑफ साउंड, मतलब आपका फ्रेंड मान लीजिए, ठीक है। ये आपने मान लिया आप खुद को सोर्स ऑफ लिसनर और आपके फ्रेंड को सोर्स ऑफ साउंड। जब दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, व्हेन both the listener and the source of sound will come to each other, then this is the first case of third condition। जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है, दोनों ही मोशन कर रहे हैं, ठीक से देखिए, दोनों मोशन कर रहे हैं और एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ये फर्स्ट केस है। सेकंड केस इसका अपोजिट, जब दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगे। इसके आप ज़्यादा कंफ्यूज मत होइए, इसको आप एक एग्जांपल ले लीजिए, मैग्नेट का एग्जांपल लीजिए। मैग्नेट इसमें आएगा नहीं, लेकिन उसका एग्जांपल ले लीजिए। जैसे कि अपोजिट पोल को हम पास लाते हैं तो क्या होता है, वो एक दूसरे के पास आते हैं ना। जैसे जैसे पास आते हैं तो उनकी फ्रीक्वेंसी में मैग्नेटिक पावर में इंक्रीज हो जाता है। मतलब जैसे जैसे वो पास आ रहे हैं, उनकी मैग्नेटिक जो पावर है वो इंक्रीज होती जाती है, वो एक दूसरे को और ज़्यादा तेज अट्रैक्ट करते हैं। पर जब हमको दूर दूर लेके जाते हैं तो क्या होता है, उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कम होती जाती है और वो दूर आसानी से हो जाते हैं। तो सेम टू सेम यही कंडीशन है कि जब दोनों पास आएंगे तो फ्रीक्वेंसी में ज़्यादा तेज सुनाई देगा, दूर जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी कम सुनाई देगी। तो दोस्तों था ये सेकंड कंडीशन था। अब बात करते हैं सेकंड, थर्ड वाला सेकंड हो गया। अब थर्ड की बात करें, थर्ड केस की। थर्ड का काफ़ी फनी, इसको लीजिए तो काफ़ी आसान समझ में आ जाएगा। मान लीजिए आप ये रहे और ये आप खैर अपना फ्रेंड को नहीं इमेजिन करते हो, मम्मी को इमेजिन कर लीजिए, क्योंकि मम्मी यहाँ पर काफ़ी बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है, ये फनी एग्जाम्पल, कि आप यहाँ पर है और आपकी मम्मी यहाँ पर है। मम्मी आपकी सोर्स ऑफ साउंड है, काफ़ी चलाती है ना, और आप यहाँ पर लिसनर है। तो जब आपने कुछ गलत कर दिया हो और मम्मी आपको डांटने आ रही हो, मारने आ रही हो चिल्लाते हुए, तो आप क्या करेंगे, मम्मी से दूर जाएंगे और मम्मी आपके पीछे भागेगी ना। तो यहाँ पर जो लिसनर है आप है और मम्मी क्या है, सोर्स ऑफ साउंड। तो जब लिसनर आगे जा रहा हो और सोर्स ऑफ साउंड पीछे की ओर उसके आ रहा हो, मतलब इस तरीके से मोशन कर रहे हो, दोनों एक दूसरे के पीछे मोशन कर रहे हो, लिसनर आगे और सोर्स ऑफ साउंड पीछे, तो ये है थर्ड केस। ठीक है, था ना बढ़िया एग्जाम्पल। अब इसी का अपोजिट होगा जब सोर्स ऑफ साउंड आगे होगा और लिसनर पीछे होगा, ठीक है, तब ये हो जाएगा हमारा फोर्थ केस। इस तरीके से सोर्स ऑफ साउंड आगे होगा, लिसनर पीछे होगा। तो ये 4 तरह के केसेस होते हैं थर्ड कंडीशन में। तो दोस्तों ये था हमारा 3 कंडीशन में कि कौन से केसेस होते हैं डॉपलर इफेक्ट में, हमने वो आज डिस्कस किया। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट, जो कि हमारा क्या है, नोट्स। ये काफी जरूरी है, क्योंकि हम जब किसी चीज के बारे में पढ़ते हैं या फिर किसी चीज के बारे में समझते हैं तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं उसके, या फिर कुछ कंडीशंस होती हैं उसकी। कंडीशन हमने ये पढ़ लिया, लेकिन इसमें कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं कि यहाँ पर ये काम नहीं कर सकता, इधर वो काम नहीं कर सकता, ऐसे कुछ रेस्ट्रिक्शन होते हैं। और लोगों को नोट्स पढ़ने से आपको काफ़ी जो आपके जो डाउट्स होते हैं वो काफ़ी क्लियर हो जाते हैं। तो पहला नोट्स, इसमें हम 2 नोट्स के ऊपर जो कि बात करेंगे। तो पहला नोट है वो क्या है कि जो डॉपलर इफेक्ट है, जो मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपको याद हो तो, जो डेफिनेशन पढ़ते समय, जो कि मैंने कहा था काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि डॉपलर इफेक्ट साउंड की इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। इसमें एपरेट चेंजेस होते हैं फ्रीक्वेंसी में, याद रखिए। इसमें जो है एपरेंट फ्रीक्वेंसी में एपरेंट चेंजेस होते हैं, जबकि इंटेंसिटी साउंड की नहीं इंक्रीज होती, उतनी की उतनी कंसिस्टेंट बनी रहती है वो, ठीक है। इसको डेफिनेशन में कैसे बोलेंगे, व्हेन इन डॉपलर इफेक्ट द इंटेंसिटी ऑफ द साउंड इज कांस्टेंट, ओनली द एपरेट चेंजेस इन द फ्रीक्वेंसीज अकर्स, ठीक है। इसमें इंटेंसिटी नहीं बढ़ती साउंड की, सिर्फ फ्रीक्वेंसी में एपरेंट चेंजेस होते हैं, याद रखिए, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड नोट की ओर। सेकंड नोट क्या है कि जब, वैसे ये तो कंडीशन अभी तक हम अप्लाई नहीं कर सकते, लेकिन हम इसको इमेजिन करके चल रहे हैं कि अगर
कोई भी हमने यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट को लिया था, या फर्स्ट है लिसनर, सेकेंड है सोर्स ऑफ साउंड। इन दोनों में से कोई भी अगर स्पीड मोर देन स्पीड ऑफ लाइट की स्पीड से ट्रेवल कर रहा हो, मोर देन स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, से ट्रेवल कर रहा हो, तो डॉपलर्स इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई नहीं हो सकती। याद रखिए क्या, इफ द सोर्स ऑफ साउंड और द लिसनर इज मूविंग विथ मोर देन द वेलोसिटी ऑफ लाइट, देन द डॉपलर्स इफेक्ट इज नॉट गोइंग टू वर्क ऑन देयर। ठीक है, तो ये दोस्तों ये था हमारा 2 पॉइंट नोट्स की बात हमने की थी। अब आता है हमारा लास्ट पॉइंट है, वो है एग्जाम्पल्स। क्या है हमारा एग्जाम्पल्स हम मैं ज़्यादा आपको एग्जाम्पल नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने कहा कि रियल लाइफ एग्जाम्पल से इमेजिन करो यार, काफ़ी इजी लगेगा आपको ये। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा 2 एग्जाम्पल्स काफ़ी होंगे आपके लिए, 2 या 3 ले लेते चले, फनी भी ले लेंगे कुछ। तो फर्स्ट बात करते हैं हम आपके रियल लाइफ से इमेजिन किया होगा। मैंने कहा था आपको मैं रियल लाइफ से जुड़े एग्जाम्पल्स दूंगा ताकि आप अच्छे से समझ सके उसको। तो मैं यहाँ पर रियल लाइफ से जुड़ा एग्जाम्पल लेता हूँ, एम्बुलेंस का ले लेते हैं। ठीक है, एम्बुलेंस का ले लेते हैं। अब एम्बुलेंस हमने जुड़ा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो फिर डायग्राम अगली बार बताऊंगा मैं। तो एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ यहाँ पर एम्बुलेंस का। तो एम्बुलेंस आपने सुना होगा, जब एम्बुलेंस काफ़ी सायरन मारते हुए आती है, तो जब सायरन उसका बजता है तो जब दूर होती है दूर कम सुनाई देता है, जब पास आती है काफ़ी तेज सुनाई देता है हमको। तो ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे का रीज़न भी हम जान लेते हैं ना। उसका रीज़न ये है, मान लीजिए कि सायरन कोई एक एम्बुलेंस आ रही है, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है मान लीजिए, ठीक है, और उसका जो साउंड फ्रीक्वेंसी है सायरन की वो 400 हर्ट्ज मान लीजिए। कितना, 400 हर्ट्ज मान लीजिए। इतनी फ्रीक्वेंसी वो एमिट कर रही है, जो सायरन है वो इतनी फ्रीक्वेंसी एमिट कर रही है। पर जब वो हमारे पास आती है तो हमें सुनाई देती है फ्रीक्वेंसी कितने की, 480 हर्ट्ज। तो ये 80 एक्स्ट्रा फ्रीक्वेंसी कहाँ से आई? ये अपना सोचिए कि फ्रीक्वेंसी पास आते हाई हो गई, कैसे हो गई? उसका रीजन ये है, उसका रीजन यहाँ पर है। जब यहाँ पर एक ये मतलब यहाँ पर मैंने एम्बुलेंस को इमेजिन कर लिया, ठीक है, ये एम्बुलेंस इमेजिन कर लिया हमें यहाँ पर। ये एम्बुलेंस इमेजिन कर लिया यहाँ पर, ठीक है मैंने। अब एम्बुलेंस अपनी फ्रीक्वेंसी एमिट कर रही है। मान लीजिए मैं इसको इस तरह सर्कुलर बना रहा हूँ फ्रीक्वेंसी, ताकि आप अच्छे समझ सकें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी जो है एमिट कर रही है, पीछे की और भी एमिट कर रही है। इस तरीके से वो फ्रीक्वेंसी जो है छोड़ती जा रही है, इस तरीके से फ्रीक्वेंसी एमिट करती जा रही है। अब आपको ये अगर पता हो तो जो एम्बुलेंस है आगे की ओर मूव कर रही है। मान लीजिए आप यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, ये बेंच है, आप यहाँ बैठे हैं, और ये फ्रीक्वेंसी जो है साइड में बजाते हुए आपके पास आ रही है। आपको दूर कम सुनाई दे रहा फ्रीक्वेंसी, लेकिन आप ये मैंने यहाँ पर एक और कंडीशन आपको बताती है, अगर आपको याद हो, कि जो मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो चल रही है वो तो जो एम्बुलेंस है, तो जैसे से वो आगे बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी जो है इस तरीके से ना होकर एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती जाती है, कुछ इस तरीके से। और ये इस तरीके से आगे बढ़ती जाएगी, स्पीड की तरीके से स्पीड से आगे बढ़ती जाएगी, और जो फ्रीक्वेंसी वो एमिट कर रही है एक दूसरे, ये फ्रीक्वेंसी से कुछ स्पीड होगी, और जब तक ये स्पीड आगे की ओर पहुंचेगी तब तक दूसरी उसके ऊपर आगे ओवरलैप हो जाएगी। क्या होगी? उसके ऊपर ओवरलैप होगी, और यही फ्रीक्वेंसीज है का जो एक पैकेट बंडल की तरीके से बन जाता है। और यही बंडल जब तक हमारे पास तक पहुंचता है तो उसकी हर्ट्स जो है फ्रीक्वेंसी हर्ट्स बढ़ जाती है। वो अब यहाँ पर तो मैंने एग्जांपल 480 ले लिया है, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यही रीजन है कि जब दूर होता है तो हमें कम सुनाई देता है, लेकिन जब वो पास आता था तभी इतना तेज फ्रीक्वेंसी हमें क्यों सुनाई देता है। तो ये दोस्तों ये था हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं सेकंड एग्जाम्पल की। सेकंड एग्जाम्पल हम बात करेंगे सुपरसोनिक एयर जेट की। क्या? सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट सुने होंगे आपने, जो कि मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड से ट्रेवल करते हैं। उनको इस तरह से डिजाइन किया गया ताकि वो इतनी स्पीड से जो है ट्रेवल कर सके। जब वो इतनी तेजी से वो ट्रेवल करते हैं तो एक हाई अमाउंट में जो है फ्रीक्वेंसीज को छोड़ते जाते हैं, रिलीज करते जाते हैं। और आपने देखा होगा उनके
इस तरीके से उनका जो है वो शेप होता है, फ्रंट का स्ट्रीमलाइन शेप होता है इनका। तो स्ट्रीमलाइन शेप होता है। यहाँ पर आपको अगर पता हो फ्रीक्वेंसीज में 2 टाइप की फ्रीक्वेंसीज जो है वेव्स होती है, ट्रांसवर्स वेव्स एंड लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स कुछ इस तरीके से जो है ट्रेवल करती रहती है, जबकि लॉन्गिट्यूडिनल रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन में ट्रेवल करती है, ये कंप्रेशन और ये रेयरफैक्शन। तो जब वो इस तरीके से साउंड फ्रीक्वेंसी ट्रेवल करती, मतलब कि जब ये इतनी स्पीड से आगे बढ़ती है तो ये क्या करती है, एयर मीडियम आपको अगर पता हो कि सिर्फ लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स ट्रेवल कर सकती है, कि ये नहीं कर सकती, ठीक है। तो जब इस तरीके से आगे जाती है तो ये है कंप्रेशन, और ये काफी कंप्रेशन क्रिएट करती जाती है। कंप्रेशन के ऊपर कंप्रेशन, फिर कंप्रेशन, इस तरीके से एक काफी ह्यूज अमाउंट में फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो है इकट्ठा हो जाती है। और जब हमारे पास वो सुनाई देता तो क्या होता है, हम क्या बोलते हैं, सोनिक बूम, काफी साउंड आती है वो। तो उसी साउंड को हम लोग कहते हैं कि बहुत तेज साउंड, मतलब कि उसमें पैदा होती है। तो यही रीजन है कि वो इतनी तेज साउंड कैसे प्रोड्यूस करता है, ठीक है। अब हमारा कि हाँ इलेक्शन का टाइम चल रहा है, तो आप अगर आपका फ्रेंड आपका बैठे हैं तो क्या माहौल होगा कि अगर आपका फ्रेंड बैठा, अरे यार क्या चल रहा है यार, ये क्या एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। तो आपके दोस्त आपका जो है खुद का रिप्लाई क्या होता है आपके दोस्त की तरफ, आप कहेंगे अरे हाँ क्या हो रहा है, उसको पास आने फिर सुना देते हैं, ये बोलते हैं ना आप उसके। तो यही था डॉपलर इफेक्ट का एग्जांपल, कि जब दूर होती है फ्रीक्वेंसी, कम पास होती है फिर ज़्यादा। बात वही है, एग्जांपल चेंजेस हो रहे हैं, बाकी बात वही है। अगर मैं ध्यान बोलने जाऊँ कि डॉपलर इफेक्ट क्या होता है, उसी के एप्लीकेशन पर आप रियल लाइफ में काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। मेरे पास लिमिटेड टाइम है, पर आपके पास अभी से टाइम चालू होता है, आप जितना चाहे उतना सोच सकते हैं, जितने चाहे उतना एग्जाम्पल ले सकते हैं समझने के लिए। तो दोस्तों आज था हमारा वीडियो, जिस पर हमने डिस्कस किया डॉपलर इफेक्ट में इन 5 पॉइंट्स के ऊपर। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मैं अपना अभी चैनल ग्रो अप कर रहा हूँ, तो इसलिए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।